गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3। तो आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर जो है सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना क्लास में बोर हुए, बिना परेशान हुए, हम लोग आज इस चैप्टर नंबर 3 को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत सिंपल है और बहुत आसान भी है, लेकिन तब जब इसको हम लोग सीख लेंगे तो चलो अच्छा है। लॉकडाउन के कारण जो है वो क्लासेस में बच्चे नहीं हैं, वरना हो सकता था इस क्लास को एक क्लास में ख़त्म करना मुश्किल होता। तो आज हम लोग देखते हैं कि एक क्लास में हम लोग कैसे एक चैप्टर पूरा ख़त्म करेंगे और कितनी आसानी से। शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का मनी एंड क्रेडिट। ये मनी क्या है तो और ये क्रेडिट क्या है। ठीक है, आज हम इस दोनों को देखेंगे कि मनी क्या है और क्रेडिट क्या है। तो सबसे पहले कि पैसा पैसा का डेफिनेशन क्या है, मनी की डेफिनेशन क्या है। तो मनी इज़ टू स्टोर वैल्यू। ठीक है ना, मनी क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे मान लो कि मैं लॉकडाउन में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है इस वीडियो बनाने के बदले मुझे कुछ पैसा मिलेगा। वो जो पैसा मिलेगा वो अगर मैं काम नहीं करता तो वो पैसा मुझे नहीं मिलता। अगर मैं बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलता है। अगर मैं 3 महीने तक भरपूर वीडियो बना लेता हूँ तो मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा कि मैं अगर आने वाले 9 महीने तक कोई काम ना भी करूँ तो भी बैठ के आराम से खा पी सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है। यानी मनी क्या होता है, तो मनी इज़ टू स्टोर वैल्यू। चलो ठीक है, ये तो मनी की डिफिनेशन बेसिकली हमने देख ली। लेकिन पहले क्या पैसा चलता था, पहले तो हमेशा पैसा नहीं चलता था। तो पहले क्या चलता था, पहले शुरुआत हुई थी व्यापार की, वही थी बार्टर सिस्टम से। ठीक है ना, बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि मान लो कि मेरे पास गेहूं है और किसी के पास टमाटर है। तो मुझे ज़रूरत है टमाटर की और उसे ज़रूरत है गेहूं की। तो हम दोनों क्या करते थे, एक्सचेंज कर लेते थे आपस में। मैं उसको गेहूं दे देता, वो मुझे टमाटर दे देता। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम की क्या थी कि हो सकता था कि मैं जितने गेहूं देता उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होता। वो बोलता कि मुझे तो और गेहूं चाहिए और टमाटर जो है वो मैं कम ही दूंगा। हो तो मैं बोलता हूँ अरे तुम्हारे टमाटर सड़े हुए थे, तो वो बोलता तुम्हारे गेहूं में घुन लगा हुआ था। तो ये एक प्रॉब्लम थी कि भाई बार्टर सिस्टम भी हमेशा सफल नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हो सकता था कि मेरे पास गेहूं है और मुझे टमाटर के जगह जूते चाहिए हो, और जूते जो बेच रहा हो उसको टमाटर चाहिए हो। तो वैसे सिस्टम में मैं क्या ले सकता था, वो नहीं ले सकता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास वैल्यू को स्टोर करने के लिए मनी नहीं था, पैसा नहीं था। ठीक है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का होना जरूरी था किसमें, बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम आज भी चालू है ना गाँव में, आज भी हम लोग यूज़ करते हैं बार्टर सिस्टम का, लेकिन लिमिटेड फॉर्म में। चलो आगे देखते हैं। पैसा क्या है, पैसा तो मनी इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर विच एक्ट एज इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस। ठीक है, पैसा क्या है कि ये एक इंटरमीडिएट चीज़ है, एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन वो किस काम आता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के काम में आता है वो। ठीक है, क्या होता है वो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो पैसा जो है क्या बस एक कागज़ का टुकड़ा है बस, और कुछ भी नहीं है। हम लोग इसको थोड़ा सा जो है वो गौर से इसको देखने की कोशिश करेंगे। चलो मैं निकाल लेता हूँ एक नोट, 100 रुपये का नोट तो है नहीं मेरे पास, चलो 200 का नोट निकाल लेता हूँ मैं ना। इस 200 के नोट के जरिए मैं जानने की कोशिश करता हूँ आखिर इसमें क्या है। देखो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी एक कागज़ का टुकड़ा है और ये भी एक कागज़ का टुकड़ा है। ठीक है, लेकिन आखिर ये है क्या। देखो यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। और यहाँ पर अगर गौर से देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं धारक को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और साइन है उर्जित आर पटेल यानी गवर्नर के। आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 200 रुपीज़। यानी कि ये जो है ना, ये एक तरीके का बॉन्ड पेपर है और उसने धारक को वचन दिया है कि वो कुछ भी हो जाए उसको 200 रुपये तो वो उसके लौटा ही देगा। तो इस तरह से ये जो है मात्र पैसा जो है वो कागज़ का टुकड़ा नहीं रह जाता है, ये क्या हो जाता है, वो बहुत पावरफुल डॉक्यूमेंट हो जाता है जिसके ज़रिए हम लोग कोई भी चीज़ आराम से एक्सचेंज कर सकते हैं और इसकी वैल्यू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आरबीआई ने अपना ठप्पा लगा दिया है। चलो, अगर किसी ने अपना खुद का पैसा छाप लिया है तो भाई वो उसको चूड़न बैंक में जमा कर देना, क्योंकि चूड़न बैंक के अलावा वो कहीं चलेगा नहीं।
तो मनी इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, इट इज़ कंट्रोल्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, issued by Reserve Bank of India RBI. According to law, no one can refuse payments in rupees. कोई भी व्यक्ति पैसे को लेने से मना नहीं कर सकता। खास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो पैसे को लेने से मना नहीं कर सकता कि भाई मैं पैसे नहीं लूँगा। अगर उसने मना किया तो क्या होगा, उसको जेल हो सकती है। अब हम लोग देखते हैं बैंक अकाउंट और डिमांड डिपॉजिट्स जिसको बोलते हैं वो क्या है। बैंक अकाउंट क्या होता है? हम सभी का बैंक में खाता है। चलो मैं खाता लेके नहीं आया, मुझे खाता दिखाना चाहिए था, फिर भी मैं इतना मान के चलता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के वो इतने स्मार्ट होंगे कि उनको खाता उता जो है उसको बताने की अलग से ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी अगर किसी ने खाता ना देखा हो तो मुझे ज़रूर बताना क्लास में। तो बैंक अकाउंट्स के बेनिफिट्स क्या हैं? ठीक है, तो बैंक अकाउंट्स के बेनिफिट्स ये हैं कि हम लोग पैसा किसी भी समय में निकाल सकते हैं, कैन विदड्रॉ मनी एनी टाइम, ये बेनिफिट है। और साथ में क्या है, सेफ्टी प्लस इंटरेस्ट इन डिपॉजिट, और जो हम जमा करते हैं पैसा वो सुरक्षित भी रहता है। और दूसरा क्या है कि उस डिपॉजिट के ऊपर में हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। और साथ में मुझे क्या मिलता है उसके साथ, एक मिलती है चेक बुक। ठीक है, एक मिलती है, ये छूट रहा था, है ना। हम लोग कैन विड्रॉल मनी एनी टाइम, ठीक है, सेफ्टी प्लस इंटरेस्ट इन द डिपॉजिट, और चेकबुक मिलती है। वो चेकबुक जो होती है उसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो बड़ा लेन देन होता है उसको चेक के ज़रिए करते हैं। मान लो मैंने किसी से 5 लाख रुपए उधार लिए हैं, अब मुझे उसको उधार चुकाना है, तो मैं बैंक जाऊंगा, वहाँ से 5 लाख रुपए निकाल के लेके आऊँगा, उसको 5 लाख रुपए दूंगा, तब तक तो चोरों की नज़र पड़ सकती है, उसके ऊपर में पैसे लूट सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एक चेक फाड़ दूंगा, और मैंने उसको अगर कैंसिल चेक दे दिया इस तरह करके, वो क्रॉस चेक दे दिया उसको, क्रॉस चेक करके, तो अकाउंट पे ही हो जाएगा ना, जैसे ऐसा लिख दूंगा अकाउंट पे ही, ठीक है, तो उसको अकाउंट पे ही हो जाएगा, यानी ये पैसा सिर्फ मैं जिसको दे रहा हूँ उसके अकाउंट में जाएगा। तो वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स है। तो इस तरह से चेक जो है वो हमारे एक्सचेंज का एक अच्छा माध्यम बन जाता है, पावरफुल माध्यम बन जाता है। तो देखा पैसा कैसे अपना रूप बदलता है और कितने कितने रूपों में जाता है वो। अब हम लोग देखते हैं, मनी को तो हमने देख चुका, पैसे को तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं क्रेडिट की। क्रेडिट यानी लोन, जो कि कहाँ से हम लोग जनरली देखेंगे, तो बैंक से। कहाँ से देखेंगे नॉर्मली, तो बैंक से। तो सबसे पहले देखें कि हम सारे लोग जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, सारे लोग जो बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं वो क्या हो गए, डिपॉजिटर्स हो गए, ठीक है ना। खूब सारे डिपॉजिटर्स हो गए, उन्होंने अपना पैसा कहाँ रखा, बैंक में रखा है ना। बैंक मैनेजर बना देता हूँ मैं इसको यहाँ पर। इन्होंने क्या किया, बैंक में जमा कर दिया। अब बैंक जो है उसने क्या किया कि पैसा जो है जिसने लोन मांगा यानी बोरोवर्स को दे दिया। भाई वो माल्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे बोरोवर्स को दे दिया जो पैसा बैंक को रिटर्न कर दे रहे हैं। अब हमने डिपॉजिट किया पैसा बहुत सारे लोगों ने, और कुछ बोरोवर्स ने पैसे को निकाल लिया। तो ये क्या, बैंक को इंटरेस्ट के साथ पैसा पे करेंगे, और कितना पे करेंगे, तो हो सकता है 8% पैसा पे करें, हो सकता है 9% पैसा पे करें। और ये हमें कितना पैसा दे रही है गवर्नमेंट इंटरेस्ट के फॉर्म में, बैंक के रूप में। तो ये पहले तो 4% था, बाद में ये 3.5% हुआ, और शायद अब ये 3% ही पैसा है जो हमें मिलेगा अपना पैसा जमा करने के फॉर्म में। तो लगभग जो 3% का जो मार्जिन जो बैंक रखती है, यही बैंक का बेनिफिट होता है। ये बहुत बड़ी रकम हो जाती है। तो इस तरह से बैंक जो है वो लोन दे करके पैसा को, पैसे से पैसा बनाता है। और यहाँ पर हमने जो पैसा जमा किया बैंक में, तो ये बैंक की लाइबिलिटी हो गई कि हमें पैसा लौटाए, और बैंक ने पैसा जो बोरोवर्स को दिया तो ये बैंक का एसेट हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक एसेट और लाइबिलिटी हम लोग बाद में अच्छे से डिटेल से देखेंगे। अब देखते हैं क्रेडिट यानी लोन, refers to an argument in which the lender supplies the borrowers with money, goods or services in return for the promise of future payment। ठीक है, इसको देख लेना भाई। लोन क्या होता है, लोन का मतलब होता है एक एग्रीमेंट यानी समझौता। यानी मैंने अगर कहीं से लोन उठाया तो मैंने एक तरह से एग्रीमेंट किया कि हम लोन को लेंगे तो हम उसको लौटा देंगे लोन को, है ना। ऐसा नहीं कि लोन को उठा के विजय माल्या बन जाना है। लोन क्या है, ये गुड हो सकता है और बैड भी हो सकता है। तो हम लोग इस गुड और बैड लोन दोनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक टॉय मेकर का और एक किसान का। भाई किसान का एग्जांपल तो हमें लेना ही चाहिए। तो एक टॉय मेकर है जो कि खिलौने बना रहा है।
तो टॉय मेकर के पास खूब सारे ऑर्डर आ गए, खूब सारे ऑर्डर आ गए कि खिलौने खूब सारे बनाने हैं। तो टॉय मेकर के पास अभी मैशनरी नहीं है, न ही उसके पास ज़्यादा मैन पावर है और न ही ज़्यादा पैसे हैं। तो टॉय मेकर क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा और बोलेगा कि भैया हमें लोन दे दो। बैंक लोन दे देता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो इनफॉर्मल सेक्टर कहीं से लोन लेगा। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर को हम लोग बाद में देखेंगे, हम लोग पहले फॉर्मल सेक्टर यानी बैंक को देखेंगे। तो बैंक से उसने लोन लिया और लोन लेने के बाद उसने अपने रिसोर्सेज को बढ़ाया और पेमेंट करके खूब सारे खिलौने बनाए और खिलौने के बेच के उसने लोन को भी चुका दिया और उसका भी खूब सारा बेनिफिट हो गया। ठीक है, तो ये लोन क्या हो गया, गुड लोन हो गया। उसके लिए क्या हो गया, लोन बहुत अच्छा लोन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फार्मर की यानी किसान की। अब किसान के मामले में क्या हो गया कि किसान जो था उसने लोन उठाया और लोन उठा के सोचा इस बार खूब सारी सब्जी की खेती करेंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे। तो उन्होंने सब्जी की खेती शुरू कर दी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि एक ऐसा पेंडेमिक आया यानी कोरोना का कहर आ गया और लॉकडाउन हो गया। अब किसान की जो सब्जियां हैं वो बाहर नहीं भेजी जा रही और यहाँ पर जो है, मान लो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में हम हैं तो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में उतनी डिमांड नहीं है सब्जियों की। तो क्या हो गया, सब्जियों के दाम नीचे गिर गए, इतने नीचे गिर गए कि अब फार्मर उसको बहुत सस्ते में बेच रहा है। अगर नहीं बेचेगा तो उसका वो सब्जी भी खराब हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिमांड नहीं है। ऐसे कंडीशन में किसान ने जो लोन लिया था उसको वो पे नहीं कर पाएगा और उसको पे नहीं कर पाने से उससे क्या हो गया, इन फ्यूचर में अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा उसको बेच के उस लोन को पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो ये देखा हमने, दो एग्जांपल्स देखा। अब हम लोग देखते हैं, ये गुड लोन और बैड लोन है इसको। अब हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड मेड ऑफ रीपेमेंट आर इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स एंड मेड ऑफ रीपेमेंट एंड इंक्लूडेड इन रिटर्न्स ऑफ क्रेडिट। जैसे इसको हल्के में बताएं बस, बहुत सिंपली, कि जब भी कोई लोन लेता है उसको कुछ ना कुछ मोर्गेज रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ कोलेट्रल देना पड़ता है। और कोलेट्रल क्या होता है, कुछ सिक्योरिटी होती है। कोलेट्रल का क्या होता है, सिक्योरिटी। ठीक है, इज एन एसेट दैट द बोरोवर्स ओन्स एंड यूजेज दिस एज ए गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। कोलेट्रल क्या होता है, सिक्योरिटी होता है, जिसमें कि कुछ लोग, जैसे वो याद है, वो गहने वहने रखते थे और लोन दिया करते थे। तो गहने देकर लोन देने का जो काम था, तो गहना एज ए कोलेट्रल रहता था, जिसमें अगर किसी कारण से अगर वो रिपेड नहीं कर पाया तो उसके गहने वहाँ पे फंस जाते थे। उसी तरह कुछ लोग मकान गिरवी रख के लोन लेते हैं, तो एक तरह से गिरवी रखना हो गया, कुछ ना कुछ गिरवी रख के लोन। अब हम लोग लोन देखते हैं, लोन कहाँ कहाँ से मिलता है। तो लोन मिलता है एक तो बैंक से, ठीक है। दूसरा मिलता है फैमिली मेम्बर, अगर कोई कुछ पैसे दे दें, जैसे मैंने अपने फादर को बोला कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे अपना काम बढ़ाना है, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं पैसे तुम्हें दूंगा, लेकिन मैं तुमसे भी ब्याज लूँगा क्योंकि मैं तो दूसरी जगह से पैसे कमाता हूँ। उसी तरह हमने कुछ रिलेटिव्स को बोला कि हमें काम करना है तो मुझे कुछ पैसे दे दें। भाई वो अलग बात थी कि उन्होंने फिर बाद में मेरा फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। फिर मैं बॉस, जहाँ मैं काम करता हूँ, मैं उनसे लोन के लिए कह सकता हूँ कि मुझे अपना सिस्टम अपडेट करना है, मेरे दोनों लैपटॉप ख़राब हो गए हैं, मुझे उसमें फैंस लगवाना है, तो मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। ठीक है, तो हो सकता है वो मुझे पैसे दे दें, लेकिन वो मेरी सैलरी से तो काट ही लेंगे, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी काट लें। फिर इसके बाद मैं अपने फ्रेंड्स से पैसे ले सकता हूँ। तो ये जो बैंक से मैं पैसे लेता हूँ ये हो गया फॉर्मल सेक्टर। लेकिन ये सारे जो हो गए ये सब हो गए इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स, इससे मेरी क्रेडिट में कोई सुधार नहीं होता। अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ तो मेरा एक क्रेडिट स्कोर बनता है, जिसके जरिए मैं बैंक से फिर इन फ्यूचर में ज़्यादा लोन ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस तरह से लेता हूँ लोन इनफॉर्मल सेक्टर से, तो किसी किस्म का मुझे क्रेडिट में सुधार नहीं होगा। अब बैंक के रूप में देखें तो ये आरबीआई का रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इस आरबीआई का रोल। ठीक है, तो अब आरबीआई का रोल को हम लोग देख लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ ऑल फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन्स। ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो सुपरवाइज करता है ऑल फॉर्मल सेक्टर्स के लोन्स का। अभी वित्तीय क्षेत्र में काफ़ी उथल पुथल हो रही है फाइनेंशियल मार्केट में, यानी कि रेपो रेट बैंक आरबीआई ने घटा दी है, फिर भी बैंक्स लोन्स नहीं बांट रहे हैं। 3C का कॉन्सेप्ट है जो निर्मला सीतारमन ने दिया है, जिसके ऊपर में मैं इस क्लासरूम में चर्चा नहीं करने वाला। जो अगर कोई स्टूडेंट जिसको डीप में जानना है वो क्लास से बाहर मेरे से पूछेगा,
तो मैं उसको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उसको ज़्यादा लेके नहीं घूमना है, नहीं तो हो सकता है कि भाई बाकी इस सब्जेक्ट में तो टॉप कर जाओ लेकिन बाकी सब्जेक्ट तुम्हारे अटक जाएं, तो ये अच्छी स्थिति नहीं होगी। अब दूसरा है आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग द मिनिमम कैश बैलेंस दैट इज 50% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स। ठीक है, आरबीआई क्या बोलता है कि भाई कैश बैलेंस बैंक्स रखे। बैंक में जो आप पैसा जमा करते हैं वो पूरा पैसा जो है वो बैंक फ्लो कर देता है कहाँ पर, लोन्स देने में। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोग पैसा लेने के लिए बैंक में पहुंच जाएं, तो वैसे कंडीशन में 15% पैसा बैंक अपने पास रखते हैं कि ऐसे लोगों को दिया जा सके। थर्ड पॉइंट देखते हैं, पीरियोडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू होम एट व्हाट इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा। अब क्या है कि समय समय पर जो बैंक्स है उनको आरबीआई को बताना पड़ता है कि उन्होंने कितना लोन बांटा है और किसको दिया है और किस इंटरेस्ट रेट पे दिया है। ठीक है, तो ये आरबीआई जो मॉनिटर करती है बैंक्स, ये उनके लिए है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है बहुत आराम से जो है इन सब चीज़ों से वो बच के निकल जाती है, और हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा घोटाले हुए, इधर उधर हुए, तो हम लोग उसके ऊपर में बाद में चर्चा करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर्स को। ठीक है, तो फॉर्मल सेक्टर्स में जो है इसका सुपरविजन कौन करता है, तो आरबीआई है ना, पहले सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर्स लोन्स में नो ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज़। तो इनफॉर्मल सेक्टर्स में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको सुपरवाइज नहीं करती है। अब इसमें क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर में फिक्स प्लस लो इंटरेस्ट रेट, मतलब इसमें इंटरेस्ट रेट नॉर्मली फिक्स होता है और कम होता है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में हाई प्लस नो फिक्स इंटरेस्ट रेट, मतलब एक तो बहुत हाई होता है इंटरेस्ट रेट और कोई फिक्स रेट नहीं होता है। और इसमें फॉर्मल सेक्टर कौन देता है, बैंक्स देते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर्स के कोई भी दे सकते हैं, मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, तो ये सब जो है लोन्स दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डेप्ट ट्रैप। भाई डेप्ट ट्रैप क्या होता है, ठीक है, डेप्ट ट्रैप क्या होता है, हम लोग देखते हैं, ए सिचुएशन इन विच डेप्ट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीपे, इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू हाई इंटरेस्ट। अगर कहीं पर खूब ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो वैसे कंडीशन में लोग अपने लोन को नहीं चुका पाते, तो उसको बोलते हैं डेप्ट ट्रैप। चलो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, बहुत साफ सुथरा एग्जांपल, अगर ना समझ में आए तो परेशान मत होना। अभी क्या है कि चाइना ने श्रीलंका में एक बंदरगाह बनाया जिसका नाम है हम्बनटोटा। ठीक है, बंदरगाह बन गया, तैयार हो गया, लेकिन अब उस बंदरगाह को बनाने के लिए जो पैसा कर्ज के रूप में लिया था श्रीलंका सरकार ने, वो उसको नहीं चुका पा रही थी। किसको, चाइना को। तो उसके इंटरेस्ट को पे करने के लिए चाइना से फिर लोन लेना पड़ रहा था, किसको, श्रीलंका को। तो वो शुरू हो गया ताकि वो डिफॉल्टर ना कहा जाए, तो इस तरह से वो डेप्ट ट्रैप में फंस गया था। चाइना सबको डेप्ट ट्रैप में फंसाता है। सिंपली मैं बताऊं, ऐसा पैसा जिसका इंटरेस्ट भी कोई ना चुका पाए और इंटरेस्ट को चुकाने के लिए उसको फिर से लोन लेना पड़े, तो उसको डेप्ट ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है जो मैंने दिया है, सिंपल डेफिनेशन है, तो बस इसको पकड़ लेना, इसको पकड़ के बैठ जाना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कौन से लोग हैं जो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं और कौन से इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम इस तरह से खींचो, तो 50% जो लोग हैं ना वो फॉर्मल से लोन लेते हैं और 50% जो है वो इनफॉर्मल से लोन लेते हैं। नॉर्मली जो रिच हैं, जो अमीर लोग हैं, वो फॉर्मल सेक्टर से यानी बैंक से लोन लेते हैं, जैसे विजय माल्या ने बैंक से ही लोन लिया था ना। और पुअर जो है, पुअर सेक्टर के लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर्स के लोन हैं, वो 85% इनफॉर्मल सेक्टर्स के लोन लेते हैं। क्यों, क्योंकि बैंक्स में कई सारे उनको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो हम लोग उसको भी देखते हैं। तो क्यों इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, तो इसलिए लेते हैं क्योंकि पुअर लोग जो होते हैं नॉर्मली लेस एजुकेटेड होते हैं। ठीक है ना, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है बेटा, जितना हो सके उतना खूब सारा एजुकेशन लो, जितना ले सकते हो, क्योंकि अगर कम पढ़े लिखे रह गए तो कोई भी ठग के चला जाएगा। तो लेस एजुकेटेड लोग हैं, इसलिए वो डॉक्यूमेंटेशन और बाकी चीज़ जो है वो कर नहीं पाते। दूसरा है कि गांव में जहाँ पर लोन लोगों को ज़रूरत है वहाँ पे नो बैंक्स नियर बाई, नज़दीक में तो कोई बैंक है ही नहीं। और तीसरा, गरीब लोग हैं तो उनके पास कुछ रखने को होता नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल होता है, उनके पास कुछ कोलेट्रल रखने के लिए है ही नहीं। तो क्या अब उनको लोन मिले ही नहीं, क्या उनको ग्रो करने का अधिकार नहीं है, क्या वो डेवलप नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसका जवाब क्या है, तो इसका जवाब है सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी SHG, शॉर्ट में जिसको बोलें
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या होता है, तो ये सॉल्व करते हैं, सॉल्व एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल। अगर कोई कोलेट्रल नहीं है, कुछ भी मॉर्गेज रखने को नहीं है, कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, सोना नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में ये रखते हैं। अब ऐसे कैसे होता है, जैसे कि हम गांव में देखते हैं कि कई सारी समितियां चलती है, कई लोग उसकी निंदा करते हैं कि भाई औरतें कहाँ जा रही है समूह बना के, लेकिन मैं बताता हूँ उसके कई फ़ायदे हैं। तो मैं पहले देख लूँ। सबसे पहले आप देखिए कि कई सारी महिलाएं इकट्ठी होती हैं, ठीक है ना, चलो, कई सारी महिलाएं इकट्ठी होती हैं और इन महिलाओं, ये कई सारी महिलाएं इकट्ठी हुई और इन्होंने क्या हुआ, जो एक थोड़े थोड़े करके पैसे जमा किए, सब लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, और जब पैसे इनके पास जमा हो गए तो इनके पास 30, 32, 35, 40 हज़ार रुपये हो गए। तो ये एज ए कोलेट्रल क्या करते हैं, बैंक में डाल देते हैं, ठीक है। और बैंक इसमें से कोई एक नीडी जो है, कोई कोई किसी एक की जो ज़रूरत है, उसको लोन इशू कर देता है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने काफ़ी पुअर लोगों को एम्पावर किया है। और इसके बाद एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, इनकी मीटिंग्स रेगुलर होती है, इनकी मीटिंग्स रेगुलर होती है। और ये इसके बाद डिस्कस करते हैं सोशल इश्यूज़ के ऊपर में, जैसे सैनिटेशन हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, और बाकी कई सारे इश्यूज़ के ऊपर में ये बैठ के डिस्कस करते हैं। और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता जाता है इनके सिस्टम में। तो ये हमने देखा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और बाकी चीज़ों के फ़ायदे। तो ये आपका जो है अभी हमारा 21 मिनट हुआ है, और 21 मिनट में हमने इस पूरे चैप्टर को, चैप्टर नंबर 3 को, इकोनॉमिक्स का लगभग पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें। फिर भी अगर किसी को ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या समझ में नहीं आया, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं इसके क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ विथ आंसर्स, तो बहुत ज़रूरी हो क्वेश्चंस और आंसर्स देखना हो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ ना कुछ ज़रूर दूंगा जो तुम्हारे काफ़ी फ़ायदे का होगा। दूसरी बात यह है कि मैं हो सकता है इसमें कुछ लिंक दूं, तो उस लिंक को खोल लेना, और डिटेल से अगर कुछ पढ़ना हो तो मुझे ज़रूर बताना, और बाकी कमेंट बॉक्स के ज़रिए मेरे से संपर्क में रहना। अभी के क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ। जय हिंद।